हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो इस वीडियो के मैं दो पार्ट्स लेके आऊँगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी आ जाएगा। तो आप ये दोनों पार्ट्स देखना, बिकॉज मेथड्स ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है, तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल थे। तो इसलिए मैं इसके दो पार्ट्स लेके आ रहा हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में ये मेथड्स ऑफ रिसर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीयू यूजीसी पेपर 1 के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मैथड्स को कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी हम वीडियो बना चुके हैं सारी, वो आप एक बार देख ले जाके। तो चलिए मैथड्स ऑफ रिसर्च में बेसिक ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई हुई थी तो उससे स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से ये चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा पेन खो गया, मेरी पेन टैप का पेन खो गया। ठीक है, ये अजीब बात है। कि ये चला गया था इसके नीचे, लैपटॉप के नीचे। ठीक है, तो अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो बेसिक मैथड्स से शुरू करेंगे, बेसिक जो हमारी ट्रिक है उससे शुरू करेंगे। तो आपको याद रखना है, नो मैनिपुलेशन इन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप डिस्क्रिप्शन देते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देते हो, किसी भी चीज का ब्यौरा देते हो एक तरह से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द इफेक्ट, जो भी आप चीजें इफेक्ट होने के बाद मेजर कर रहे हो, जो आप गुजर चुका है उसके बाद वो मेजर कर रहे हो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कर रहे हो, उसमें भी आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, और नो जनरलाइजेशन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। क्वालिटेटिव रिसर्च थोड़ी सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। हमने पहले के लेक्चर्स में किया है सब्जेक्टिव वगैरह क्या होता है। ठीक है, बेसिक टर्म्स वाले लेक्चर में किया था। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी उसमें जनरलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, इसमें आप उस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, सभी चीजों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी श्योरिटी नहीं होगी। नो जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉट फुली श्योर। ठीक है, आपको पूरी श्योरिटी नहीं मिलेगी। तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज में जनरलाइजेशन नहीं होगी। जो भी रिसर्च का नेचर क्वालिटेटिव होगा उसमें जनरलाइजेशन नहीं होगी, और डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोज फैक्टर में मैनिपुलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी सभी में रिसर्च जो भी टाइप्स आएंगी उनमें सभी में मैनिपुलेशन होगी, और जनरलाइजेशन जो सभी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी उन सभी में आपकी जनरलाइजेशन होगी। ठीक है, ये दो चीजें याद रखोगे आपको ईजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रिसर्च जो है हमारी, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च से क्या समझते हो आप? ऑल्सो नोन एज बेसिक, प्योर या एक्सप्लोरेटरी। ये याद रखना है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी और एक होता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी तो वो एक्सप्लोर करने वाला हो गया, ये एक्सप्लोरेटरी बोला जा रहा है यहाँ पे, ये याद रखना। ठीक है, ये चीज देख लो स्पेलिंग। तो बेसिक बोला जाता है, या तो प्योर रिसर्च बोला जाता है, या तो एक्सप्लोरेटरी बोला जाता है। इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी दैट सीक्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड विदाउट नेसेसरली एमिंग फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इमीडिएटली कमर्शियल बेनिफिट। ठीक है, कोई भी ऐसी रिसर्च जिसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि आपको उसको अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या फिर किसी कमर्शियल बेनिफिट के लिए आप वैसी रिसर्च कर रहे हो। आप सिर्फ अपना नॉलेज गेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए ये चीज, इस रिसर्च को कर रहे हो। ठीक है, किसी भी फील्ड में वो रिसर्च हो सकती है। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च का? टू एक्सप्लोर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कंसेप्ट गवर्निंग नेचुरल फिनोमेना और ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है बनी हुई, या फिर कंसेप्ट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, वो किस तरह से उनका रिलेशन क्या है, उनको एक्सप्लोर करने को आप ये चीज़ करते हो। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? एक बेसिक रिसर्च होती है। देखो नाम से समझ आ रहा है, बेसिक रिसर्च होती है। बेसिक मतलब कि किसी भी चीज़ को आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, एक प्योर टाइप का फॉर्म है। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये थ्योरीज है, ये थ्योरी क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, कैसे बनी थी। ठीक है, कोई कंसेप्ट है, आप उसके ऊपर और ज़्यादा, जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप इसी से पेपर 1 से जैसे एग्जांपल ले लो। जैसे आप रिसर्च पेपर के टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, इसी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, तो उस तरह से आप फंडामेंटल रिसर्च कैरी करते हो। इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम
फंडामेंटल रिसर्च के, ठीक है, तो और क्लियरिटी मिलेगी। एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, आप प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करते हो, आप डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल रिसर्च यूज करते हो, ठीक है। जो भी आपकी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स बन चुके हैं किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, किसी भी चीज में, उनको आप एक्सप्लोर करते हो, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हो। देन आता है आपका प्योर नॉलेज क्रिएशन, आपको प्योर नॉलेज चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द न्यू नॉलेज, आपको न्यू नॉलेज क्रिएट करना है, उसके बारे में कुछ नए तथ्यों के बारे में जानना है, जो चीजें पहले से आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, उनमें आपको नई चीज़ों की खोज करनी है, नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा है, तो आप फंडामेंटल रिसर्च करोगे। कंट्रीब्यूट टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? आपका यही कि दिमागी तौर पे आपकी डेवलपमेंट हो, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, नॉलेज इन्हांस हो उस फील्ड के बारे में। मान लीजिए आप पेपर 1 का पढ़ रहे हो, तो एक तरह से आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो, जो पेपर 1 है वो किस तरह से कैसे आता है एनटीयूजीसी नेट में, उसके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या सब टॉपिक्स होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब क्या होगी, आपकी एक फंडामेंटल रिसर्च होगी, जिसका कोई आपको कमर्शियल बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी। उसका नो इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएटली हम एप्लीकेशन नहीं करते इसकी, ठीक है। नॉट डिराइव बाय इमीडिएट नीड्स फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और फॉर कमर्शियल आउटकम्स, ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया। इसका कोई वैसा उद्देश्य नहीं है कि हमें इसको कहीं पे अप्लाई करना है या फिर कोई कमर्शियल बेनिफिट चाहिए, हमें इसको कहीं पे कंपनी वगैरह में यूज करना है, वैसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इसको नॉलेज के लिए यूज करना है, अपना नॉलेज ग्रो करने के लिए, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, द रिजल्ट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च आर ऑफन अनप्रिडिक्टेबल। फंडामेंटल रिसर्च के जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल बोले तो कुछ नई चीज निकल के आ सकती है, ठीक है। एंड डिस्कवरीज में लीड्स टू अनफोर्सिन एप्लीकेशंस, और जो नई नई चीजें निकल के आती है उन डिस्कवरीज को हम आगे क्या पता यूज कर पाए किसी नई चीज में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है इसका। द इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बिकम एविडेंट ओवर द लॉन्ग टर्म एज इट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर द अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए फंडामेंटल रिसर्च बेसिक रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इसको आप इसी के बेस पे, इसको आप बेस मान के चलो, आपने सारी रिसर्च कर ली और इसको आगे आप यूज करोगे अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च नाम से ही समझ आ रहा है कि इसको आप अप्लाई करोगे किसी बेसिक चीज के लिए, जो कि आपको इमीडिएटली उस चीज को सॉल्व करना है, उसको अप्लाई करके आप इसको बेस लेके चलोगे फंडामेंटल रिसर्च को। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या प्रोवाइड करेगी? आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। नॉलेज क्या होता है? एक बेस होता है आगे कोई बड़ी रिसर्च करने के लिए, ठीक है। ओपन एंडेड नेचर होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड अलाउज द एक्सप्लोरेशन इनटू अनचार्टेड टेरिटरीज, ठीक है। जो चीजें आपने खोजी नहीं है, एक ओपन एंडेड तरह की रिसर्च है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें चीज ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसका एक्सप्लोरेशन आप करोगे तो आपके पास कोई नई चीज निकल के आ सकती है जिसकी वजह से आप कोई नई खोज भी कर सकते हो, पर ये रहेगा बेस ही। इसके बाद आप अगली रिसर्च को यूज करके इसको एज अ बेस लेके चलोगे, ठीक है, अगली रिसर्चेस में, जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है। रिसर्चर जो भी फंडामेंटल रिसर्च में इंगेज है, जो फंडामेंटल रिसर्च कर रहा है, उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होगी, उसका डिजायर होगा कि वो नॉलेज गेन करे इस चीज के बारे में, ठीक है, इसलिए वो फंडामेंटल रिसर्च करेगा। देन फंडामेंटल रिसर्च के कुछ की कंपोनेंट्स है, वो भी देख लेते हैं। क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव इन नेचर है, देखिए तो इसमें क्या होगा? नो जनरलाइजेशन। नो जनरलाइजेशन मैंने पहले बताया था। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी वो क्या होगी? सब्जेक्टिव होगी थोड़ी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्यों होगी? इसमें अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि अपना दिमाग, अपना तिगड़म लगा के चलोगे आप। और ये रिसर्च किस तरह से काम करेगी? हमारे एज अ बेस काम करेगी। बेस किसके लिए? अप्लाइड रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये नो जनरलाइजेशन, इसमें रिसर्च नहीं होगी, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होगी, इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, इसका कोई सिद्धांत नहीं बना सकते कोई। नो जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? यू कैन नॉट क्रिएट अ लॉ। आप कोई नया लॉ नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। आप कोई नया सिद्धांत नहीं निकाल सकते। इसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। मैंने यहीं पे आपको बताया था कि मैनिपुलेशन किस में होगी। मैनिपुलेशन डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगी और एक्सपोज फैक्टों में नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो जो
हमारी फंडामेंटल रिसर्च है वो भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन इन नेचर है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव उसका नेचर है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी मैनिपुलेशन नहीं होगी, ठीक है। गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, देखिए ये इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जा रही है, इंडक्टिव इन नेचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है। इंडक्टिव ही होता है ना स्पेसिफिक टू जनरल, हम स्पेसिफिक चीज़ों को स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम एक जनरल चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टिव होता है वो उसमें श्योरिटी नहीं होती है, 100% श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, क्रिएट थ्योरी बट नॉट टेस्टेड, थ्योरी तो क्रिएट हो गई लेकिन टेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसीलिए 100% श्योर नहीं है, ठीक है। हेंस डू नॉट प्रोवाइड फुल श्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च देखते हैं। द फंडामेंटल रिसर्च इंक्लूडिंग स्टडीज इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो स्टडीज होती है एक्सप्लोर करते हैं नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका नेचर एक्सप्लोर किया, आपने एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी की स्टडी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन इनटू द जेनेटिक्स, जो आपके जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनके कोड्स के बारे में आपने स्टडी की है, ठीक है। तो ये स्टडी हो रही है, ये सिर्फ स्टडी हो रही है, इसका कोई खास बेनिफिट नहीं, कोई थ्योरी फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरीज टेस्ट नहीं हो पा रही है। ये जब आगे अप्लाइड रिसर्च में जाएगी, जब इसको अप्लाई करेंगे तब ये टेस्ट होगी, और जब टेस्ट होगी तब ये जनरलाइजेशन के फॉर्म में आएगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन ऑफ द फुड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मैथमेटिक्स, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है मैथमेटिक्स से उनको एक्सप्लोर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्लोर किया पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को आपने एक्सप्लोर किया, ठीक है। कौन सी थी पाइथागोरस? एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है, बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आपने एक्सप्लोर किया, इसके ऊपर सॉल्व वगैरह कर रहे हो, तो आप ये सीख रहे हो, ठीक है। इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसको आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि ये मेरी उस चीज़ पे अप्लाई होगी या नहीं। तो आप ऐसे स्पेसिफिक, और ये इंडक्टिव इन नेचर होती है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाती है। while the practical application of the fundamental research may not be immediately apparent, the knowledge generated often form the basis for applied research। यहाँ पे भी देखा गया है कि जो नॉलेज हम जनरेट करेंगे उसको हम यूज करेंगे अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च इज टिपिकली कंडक्टेड इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली रिसर्च में जब आप पीएचडी वगैरह करते हो तो आप करवाइए, आपसे फंडामेंटल रिसर्च आती है, ठीक है। तो जो अकेडमिक्स वगैरह में आप रिसर्च करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, जो पहले से चीज़ें हो चुकी होती हैं उनको बस उनके ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हो, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हो और थोड़ा थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें निकालते हो, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर आप बुक भी छपवा सकते हो, लेकिन वो थ्योरीज टेस्टेड नहीं है, उनके ऊपर कोई सिद्धांत बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है। वेयर द रिसर्चर हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रिसर्चर एक्सप्लोर करता है एंड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, जो भी उनकी फील्ड है उसमें वो एडवांसमेंट लेके आता है, उसमें नया नॉलेज लेके आता है। इट सर्व एज अ क्रूशियल फाउंडेशन फॉर द साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, साइंटिफिक ये फंडामेंटल रिसर्च हमारा। द नेक्स्ट हमारा रिसर्च आता है, आई होप आपको फंडामेंटल रिसर्च क्लियर हो गया होगा। इसमें नो जनरलाइजेशन होगा, इसमें नो जनरलाइजेशन होगा, नो मैनिपुलेशन होगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होगा, तो मतलब कि नो जनरलाइजेशन होगा, ये हमने बेसिक उसमें किया था। देन अब आ जाते हैं हम अपने अप्लाइड रिसर्च पे। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होगा? फंडामेंटल रिसर्च, तो जो फंडामेंटल रिसर्च है हमारा, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च ये क्या होगा? बेस होगा किसके लिए? अप्लाइड रिसर्च के लिए, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे नॉलेज गेन किया फंडामेंटल रिसर्च में, उसको हम अप्लाई करेंगे अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को या इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल, जो भी हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है या फिर इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस, जैसे मान लीजिए कोरोना आया था, कोरोना की दवा चाहिए थी, तो उसके लिए हमने क्या किया? अप्लाइड रिसर्च यूज की। हमने कहीं पे टेस्टिंग की। टेस्टिंग कैसे कि लोगों को हमने लोगों को इंजेक्शंस लगाए। आपने देखा था ना कोरोना के टाइम पे इंजेक्शंस लग रहे थे लोगों को, जब नए नए डोजेज यूज हो रहे थे, जब नई नई दवाइयाँ आ रही थी, कुछ 9/11 कुछ ऐसे करके दवाइयाँ थी, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और पॉलिसीज, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च, जैसे फंडामेंटल रिसर्च मान लीजिए आपने कर ली, तो
तो आप उसे कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। एक बेस आपने बना ली है यहाँ पे बेस, ठीक है। आप उसको अप्लाई करोगे तो अप्लाई में आप क्या कर सकते हो, एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर कोई प्रोसेस जनरेट कर सकते हो कि हम मान लीजिए रेसिपीज, ठीक है। और उसके मान लीजिए आपने फूड के बारे में पूरा नॉलेज गेन किया, आपने एक फंडामेंटल रिसर्च की, सारी स्पाइसेस वगैरह के बारे में जाना, उसके बाद आपने उन स्पाइसेस को यूज करके यानी कि अप्लाई करके, अप्लाइड रिसर्च यूज करके आपने क्या किया, एक प्रोसेस बना दिया मैगी बनाने का, ठीक है। कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये मसाला डालेंगे, ऐसे पानी डालेंगे, तो ये प्रोसेस बन गया। तो एक आपने अप्लाइड रिसर्च कर दी, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और पॉलिसीज, या फिर आप पॉलिसीज बनाते हो, गवर्नमेंट यूज करती है इनको, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो भी इश्यूज चल रही होती है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च यूज की जाती है। उसके लिए फंडामेंटल बैकग्राउंड चाहिए होता है हमारे लिए, तो बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो काम करते हैं इस पर, ठीक है। वी सीक्स टू एक्सपैंड थ्योरेटिकल नॉलेज। अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज हमारा बढ़ता है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च किस पे फोकस करती है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड मीट द इमीडिएट नीड्स। जो भी हमारी इमीडिएट नीड्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी कुछ हमारी की प्रिंसिपल्स, तो ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। इमीडिएट रेलेवेंस, ठीक है। द गोल टू जनरेट द नॉलेज दैट हैज इमीडिएट रेलेवेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। हम किस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, जो भी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही है उसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें इसका इमीडिएट रेलेवेंस है, मतलब कि इसको डायरेक्टली यूज करना है, इसका रेलेवेंस क्या, इमीडिएटली यूज करना है, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड है, हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स टू ब्रिंग टुगेदर डाइवर्सिटी, डाइवर्स एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च में जरूरी नहीं है एक ही चीज यूज हो, यहाँ पे लॉ वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, प्लस कॉमर्स वाले भी आ सकते हैं। अब देखिए जो हमारे देश में बनते हैं लॉज वगैरह, उसमें सारी चीजें देखी जाती है ना, जैसे लॉ वाले स्टूडेंट अपने लॉ का हिस्सा देख रहे होंगे, कॉमर्स वाले देख रहे होंगे कि कॉमर्शियली इसको कैसे अप्लाई करेंगे, प्लस साइंस वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि किस तरह से ये हमारे साइंस मतलब किस तरह से दवाइयों वगैरह पे इम्पैक्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे करके एक मिक्स करके लॉ बनाती गई, तो ये इंटरडिसिप्लिन हो गया, मतलब कि अलग अलग डिसिप्लिन को मिला के एक चीज़ का प्रॉब्लम निकाल दिया गया, ठीक है, एक चीज़ का सोल्यूशन निकाल दिया गया। तो इसमें अलग अलग डिसिप्लिन भी इंक्लूड हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारा डिसीजन लेना है उस पर इम्पैक्ट करेगा ये, ठीक है। मेजरेबल आउटकम्स होगी। अप्लाइड रिसर्च इज टिपिकली प्रोड्यूस मेजरेबल आउटकम्स और रिजल्ट दैट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस में जो भी हम अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो भी हमने चीज़ खोज की है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है इसमें, ठीक है। जैसे फंडामेंटल रिसर्च करने में तो बहुत लंबा पीरियड लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, तो ये टाइमली सोल्यूशन चाहिए होता है हमें, तो इसके लिए अप्लाइड रिसर्च को बोला गया कि इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम है, ये कम टाइम फ्रेम में हमारा हो जाता है, ठीक है। देन अप्लाइड रिसर्च का यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इंक्लूड स्टडीज इन मेडिसिन टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स। जैसे मेडिसिन में देख लीजिए, नए ट्रीटमेंट कोई चाहिए हमें, जैसे कोरोना का चाहिए था, यहाँ पे कोरोना का ही एग्जाम्पल आ रहा है सबसे अच्छा, तो इमीडिएटली हमें सोल्यूशन चाहिए था, तो उसके लिए हमने जल्दी से अप्लाइड रिसर्च यूज़ की। हमने इसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी किए, ठीक है, लोगों पे। रिसर्च इन इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किसी बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उस पर हमें इमीडिएटली पता लगाना है कि ये बिल्डिंग को हम किस तरह से बनाए, तब भी हम अप्लाइड रिसर्च यूज करेंगे। या फिर इन्वेस्टिगेशन इन एजुकेशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी, तो ठीक है, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, तो वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। द नॉलेज जनरेटेड थ्रू द अप्लाइड रिसर्च इज ऑफन यूज्ड टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है, जो पहले से काम चलता आ रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकता है, या फिर नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, या फिर जो भी नए सोसाइटल चेंजेस आई, या फिर जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसमें भी ये हमारा यूजफुल रह सकता है अप्लाइड रिसर्च। देन अप्लाइड रिसर्च इज कॉमनली conduct in collaboration with industries, partners, government agencies and non-profit organization to ensure that findings are directly applicable in the real world context, ठीक है। तो जो हमारी अप्लाइड रिसर्च है वो किसके साथ यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रीज के साथ, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि हमारे सीधे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से लिंक करती है, ठीक है। तो उनमें हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। द आउटकम ऑफ द अप्लाइड रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट इन द वेरियस फील्ड एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द improvement of products
सर्विस एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि अप्लाइड रिसर्च कहाँ कहाँ पे हमारी यूज होती है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए एंड पॉलिसीज के लिए। ठीक है, तो अब इसके भी कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं। प्रोवाइड सोल्यूशन टू द इमीडिएट प्रॉब्लम, ये क्रक्स है हमारा अप्लाइड रिसर्च का। ठीक है, इट इज डिडक्टिव इन नेचर। आप देखिए फंडामेंटल रिसर्च इंडक्टिव थी, उसमें हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को देख के एक जनरलाइजेशन पे गए, जनरलाइजेशन, अब जनरल रूल तो बन गया, अभी जनरल टू स्पेसिफिक पे जाने का, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमने। देखिए अप्लाइड रिसर्च में यही हो रहा है, स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए हमें किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिडक्टिव, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन हो रही है। तो अप्लाइड में तो यही होता है ना, तो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा ये वाला अप्लाइड रिसर्च हमारा। ठीक है, देन जनरलाइजेशन होगी। आप देखिए ये जिसमें जनरलाइजेशन भी हो रही है। ठीक है, अब जनरलाइजेशन होगी मतलब कि 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी मिलेगी हमें अगर ये चीज़ अप्लाई होती है। और ये क्वांटिटेटिव है। अब देखिए जो चीज़ क्वांटिटेटिव होगी वो क्या होगी हमारी, उसमें जनरलाइजेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट्स, और इसको एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया जाता है और एक्सपर्ट्स ही इसको बेसिकली करते हैं। तो ये था हमारा अप्लाइड रिसर्च का क्रक्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, इसके बाद हमारे बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स पड़े हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है तो इसलिए मुझे अभी यहाँ पे वीडियो रोकनी पड़ेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।